नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से व्याकरण भाग में पद परिचय सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप जो वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपको कभी भी किसी भी समय कोई परेशानी नहीं होगी पद परिचय करने में। तो आपकी 10वीं कक्षा में हमेशा पाठ्यक्रम में ये शामिल है व्याकरण भाग के अंतर्गत पद परिचय। आइए समझाती हूँ। सबसे पहले ध्वनि के बारे में आप जानते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि समझ गए क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है, ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो एक समूह बन गया ध्वनियों का सार्थक, जिसका अर्थ निकले, अर्थ सहित जो अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। शब्द सार्थक समूह हो गया, और जब वाक्य में वो प्रयुक्त होता है व्यवहारिक रूप से, शब्द को हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। आइए अब समझाती हूँ आपको शब्द और पद में अंतर। अब आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा शब्द क्या है और पद क्या है। जो समूह है ध्वनियों का उसे सार्थक है, उसे शब्द कहते हैं। जब वही शब्द वाक्य में व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। शब्द और पद में अंतर। शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वाक्य में लिंग, वचन, काल, विभक्ति, पुरुष और वाच्य शब्द पर प्रभाव डालकर उसके रूप को निर्धारित किया जाता है। समझ गए, ये सारी चीज़ें उसमें निर्धारित की जाती हैं। क्या क्या, वाक्य में लिंग, वचन, काल, विभक्ति, पुरुष और वाच्य शब्द, इन पर प्रभाव डालकर रूप को निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए लड़का शब्द भिन्न भिन्न वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियों, लड़के ने आदि हम जो है भिन्न भिन्न रूप से उसका प्रयोग करते हैं। अब आप बच्चों शब्द और पद में अच्छी तरह से अंतर समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद और आशा है कि मेरे बच्चे शब्द और पद को अच्छे से समझ गए होंगे। शब्द भाषा की अर्थवान, क्या कहा, अर्थवान स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है, भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन जाता है। वाक्य में आए पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय आसान शब्दों में और समझा रही हूँ। किसी वाक्य में, अब देखिए क्या क्या चीज़ होती है पद में। किसी वाक्य में आए संज्ञा। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, तो जो शब्द है वो तो संज्ञा का हो गया। स्वरनाम, मैं तुम आप, विशेषण जो विशेषता बतलाता है, क्रिया धातु है, कर्म है, तथा अवयव आदि का पृथक पृथक मतलब अलग अलग, एक का नहीं सबका अलग अलग पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। क्या बताया अभी मैंने आपको, किसी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव आदि का पृथक पृथक अलग अलग पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का भी परिचय देना होता है। वर्णों से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण, स्वर और व्यंजन, इनके सार्थक शब्दों से शब्द का निर्माण होता है।
और यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद बन जाते हैं। क्या समझाया बच्चों मैंने अभी आपको? वर्णों से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है और यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद बन जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि पद बनने पर केवल विकारी, जिस विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, उनमें बदलाव हो सकता है। जैसे संज्ञा है, संज्ञा में जैसे हम बदल लेते हैं लड़का लड़की, ठीक है, तो लड़का लड़कों, तो विकार उत्पन्न हो गया संज्ञा में। स्वरनाम में भी विकार उत्पन्न होता है, विशेषण में भी, क्रिया में, शब्दों में परिवर्तन होता है। विकारी शब्दों में क्या होता है? बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे बदला जा सकता है। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जो शब्द हैं वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि से शब्द या पद का पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। बच्चों, अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से पद परिचय स्पष्ट हो गया होगा। अब आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। अब मैं आपको और समझाने जा रही हूँ आगे। शब्द जो हैं वो 8 तरह के होते हैं। पद परिचय देते हुए इन सभी बिंदुओं पर जो मैं नीचे अभी आपको समझा रही हूँ, इन बिंदुओं पर आपको विचार करना चाहिए। सबसे पहला क्या है? संज्ञा। सबसे पहला संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो उसके भेद बताने हैं कि संज्ञा का कौन सा भेद वाला शब्द है। लिंग, लिंग कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक, कर्ता ने कर्म को, क्रिया, धातु तथा अन्य शब्दों से संबंध, किसी और शब्द से उसका क्या संबंध है। दूसरा है सर्वनाम। इसमें भी भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से उसका संबंध। अब नंबर 3 है हमारी क्रिया। क्रिया के भी भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो उसमें भी लिंग बताना है, वचन बताना है और प्रयोग कैसे हुआ है, कौन सी धातु का है और कौन सा काल है। क्रिया में क्या बताया जाता है? काल बताए जाते हैं। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। वाच्य, कौन सा वाच्य है, कर्ता या कर्म का उससे क्या संबंध है। अब हमारा चौथा प्रकार है विशेषण। विशेषण में क्या होता है? भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, ठीक है। जैसे हमारे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो आपने विशेषण का भेद बताना है कि कौन से विशेषण का भेद है। फिर लिंग बताना है, वचन बताना है और विशेष्य की विशेषता। और क्या बताना है? विशेष्य की विशेषता। अगला हमारा 5वां प्रकार है क्रिया विशेषण। ये क्या बताया था मैंने? ये अविकारी शब्द है, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों के त्यों ही रहते हैं। इसमें भेद बताना है, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश। क्या बताना है? निर्देश बताना है। संबंध बोधक। संबंध बोधक आप जानते हैं, जिसमें संबंध बताया जाता है, एक दूसरे का संबंध। भेद है, भेद बताना है, जिससे संबंध है, किससे संबंध है उसका, ठीक है, उसका निर्देश बताना है। अगला है समुच्चय बोधक, जो
जोड़ने, समुच्चय क्या होता है? योजक शब्द, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं। इनमें जो है भेद होता है, अन्वित शब्द होते हैं और वाक्यांश भी हो सकता है, वाक्य भी हो सकता है। अब हमारा लास्ट वाला जो प्रकार है वो है 8वां विस्मयादि बोधक। इसमें भी भेद है और इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा भाव, कि उसमें कौन सा भाव है। भाव में कौन कौन से होते हैं? विस्मय होता है, विस्मय आश्चर्य, हर्ष खुशी, शोक दुख, घृणा किसी से नफरत और भय डर आदि। ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। कौन कौन से? विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा और भय। इसमें जब विस्मय आदि शब्द होंगे तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगा होगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को पद परिचय बहुत अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।